जिस सीट पर 30 सालों तक कांग्रेस ने किया राज, वो सीट कैसे बन गई पीएम मोदी की फेवरेट? क्यों एक बार फिर से पीएम मोदी ने वाराणसी को ही चुना? कौन है वो नेता जिन्होंने पीएम से पहले वाराणसी में चलाई थी बीजेपी की लहर? न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। पीएम मोदी का ये बयान साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, जब वो नॉमिनेशन करने वाराणसी पहुंचे थे। इस बयान के साथ ही पीएम ने कांग्रेस का गढ़ रहे वाराणसी की लोकसभा सीट से कांग्रेस का पत्ता पूरी तरह से साफ कर दिया। सफाई ऐसी हुई कि जिस सीट पर कांग्रेस ने 30 सालों तक राज किया, उस पर अब बीजेपी की लहर चलने लगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह लहर पीएम मोदी के आने के बाद चली। पीएम से पहले भी यहां एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने वाराणसी में कांग्रेस के अजेय किले यानी कि वाराणसी की लोकसभा सीट को न सिर्फ ढाया, बल्कि आने वाले समय में इस सीट को बीजेपी के लिए सिक्योर कर दिया। कौन है वो नेता, कैसे उन्होंने वाराणसी की इस सीट को वीवीआईपी बना दिया और कैसे यहां बीजेपी की लहर चलने लगी? इन सब के साथ ही साथ क्यों पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी की लोकसभा सीट से खड़े हो रहे हैं, सब बताएंगे स्विच एक्सप्लेन की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। वाराणसी से एक बार फिर पीएम मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी दावा करती है कि इस बार एनडीए 400 की सीट को पार करने वाली है, लेकिन देश की 542 सीटों को छोड़कर वाराणसी की इस सीट से ही पीएम मोदी ने नॉमिनेशन फाइल करने का क्यों सोचा? इसके पीछे संभावित वजह हो सकती है वाराणसी के ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक और राजनीतिक महत्व की। अब काशी का इतिहास तो पुराना है ही, क्योंकि इसे भारत की वैदिक संस्कृति का जन्म स्थान माना जाता है। धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि काशी को देश की धार्मिक राजधानी के तौर पर देखा जाता है। इन दोनों के साथ ही साथ बीजेपी और आरएसएस का इतिहास इस शहर से जुड़ा है। साल 2013 में पीएम मोदी ने पहली बार वाराणसी सीट से दावेदारी की थी। तब उन्होंने अपने यात्रा की शुरुआत से पहले काशी विश्वनाथ धाम और संकट मोचन मंदिर की यात्रा की और दर्शन पूजन किया। दोनों ही मंदिर बीजेपी और आरएसएस के लिए खास हैं, क्योंकि दोनों ही उन 3 मंदिरों में से हैं जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और जहां 1980 के दशक के मध्य में आंदोलन चलाया गया था और यहीं से भाजपा और आरएसएस दोनों का उदय हुआ। पीएम ने भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार कराकर और गंगा की सफाई अभियान चलाकर अपने धर्म के प्रति समर्पण और इस सीट के प्रति अपनी दिलचस्पी को दिखा दिया था। भौगोलिक महत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी यूपी के साथ ही साथ बिहार के एक बड़े बेल्ट को प्रभावित करता है और दोनों ही राज्यों के लिए कई मामलों में एक सेंटर पॉइंट की भूमिका निभाता है। अब क्योंकि दोनों राज्यों के टोटल सीट के आधे पर इस सेंटर पॉइंट यानी वाराणसी लोकसभा सीट का सीधा प्रभाव बन जाता है, इसलिए भौगोलिक रूप से भी ये सीट खास हो जाती है। क्योंकि इस सीट से यूपी की 80 तो वहीं बिहार की 40, कुल मिलाकर कहें तो 120 सीटों के लगभग आधे सीटों पर बीजेपी का सीधा और सटीक प्रभाव बन जाता है। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इस सीट का इतिहास ऐसा रहा कि यहां बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। साल 1957 से अब तक वाराणसी की इस लोकसभा सीट पर कुल 16 बार चुनाव हुए। वैसे देश में लोकसभा के चुनाव तो साल 1952 से शुरू हो गए थे, लेकिन साल 1951-52 के आम चुनाव में वाराणसी जिले में वाराणसी सीट नहीं थी। तब यहां बनारस पूर्व, बनारस पश्चिम और बनारस मध्य नाम से 3 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। साल 1957 में वाराणसी जिले से वाराणसी एक सीट बनकर आई, जिस पर अब तक चुनाव होते आए। टैली की अगर बात करें तो इस लिस्ट पर अब तक 16 बार चुनाव हुए, जिनमें 6 बार कांग्रेस, 7 बार बीजेपी और 1 बार सीपीआईएम, 1 बार भारतीय लोक दल और 1 बार जनता दल विजयी रही। अब इस सीट का क्या सियासी सफर रहा, चलिए वो भी जान लेते हैं। साल 1957 में जब वाराणसी सीट अस्तित्व में आई, तब देश में कांग्रेस की लहर चल रही थी। केंद्र की सरकार से लेकर प्रदेश की बागडोर तक ज्यादातर कुर्सियां कांग्रेस के खेमे में थी। वाराणसी की इस सीट पर भी ऐसा ही हाल था। साल 1957 के आम चुनाव में वाराणसी की इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रघुनाथ सिंह जीत गए थे। साल 1962 के आम चुनाव में भी इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा और दोबारा से रघुनाथ सिंह ने कांग्रेस के लिए इस सीट से जीत दर्ज की। साल 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की हैट्रिक पर लगाम लग गई और वाराणसी की इस सीट से भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की। भाकपा के उम्मीदवार एसएन सिंह ने कांग्रेस के आर सिंह को कड़ी टक्कर दी और 18,000 मतों से हरा दिया। साल 1971 के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वाराणसी की इस सीट पर वापसी की। कांग्रेस के जाने माने शिक्षाविद राजा राम शास्त्री ने यहां एक बार फिर से कांग्रेस को जीत दिलाई।
साल 1971 के चुनाव के बाद अगले चुनाव से पहले देश में आपातकाल का दौर देखा गया। आपातकाल जब खत्म हुआ तो साल 1977 में देश में आम चुनाव हुए, लेकिन आपातकाल के बाद जनता का भरोसा कांग्रेस से कम हुआ और वाराणसी की इस सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकलने लगी। साल 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के चंद्रशेखर ने कांग्रेस के राजा राम को हरा दिया और इस तरह से कांग्रेस की इस सीट पर एक बार और हार हो गई। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी करने की पूरी कोशिश की और अगले आम चुनाव में मौका दिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी को। कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल 1971 से 12 जून साल 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पूर्व मुख्यमंत्री को वाराणसी की इस सीट से लड़ाने का उद्देश्य साफ था कि यहां कांग्रेस को अपना दबदबा वापस से बनाना था और हारी हुई सीट को दोबारा से जीतना था। साल 1980 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस ने वाराणसी की इस सीट पर वापसी की और कमलापति त्रिपाठी ने पार्टी को जीत दिलाई। साल 1984 में भी कांग्रेस इस सीट पर जीत को बरकरार रखने में कामयाब रही और इस चुनाव में पार्टी के श्यामलाल यादव एक बार फिर से वाराणसी सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाते हुए सामने आए। कहते हैं कि सत्ता कभी भी किसी एक के हाथ में नहीं होती, वो हमेशा बदलती रहती है। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और बदलाव की इच्छा रखने वाले वाराणसी के मतदाताओं ने साल 1989 के लोकसभा चुनाव में सत्ता बदल दी। साल 1989 के चुनाव में कांग्रेस के हाथ से वाराणसी की सीट निकल गई। इस बार जनता दल के अनिल शास्त्री ने कांग्रेस उम्मीदवार श्यामलाल यादव को करीब 1,71,000 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर जीत का अंतराल इससे ज्यादा कभी नहीं देखा गया। यह आंकड़ा बताता है कि उस साल के चुनाव में कांग्रेस से लोगों का मन किस हद तक हट चुका था। साल 1989 के दशक के साथ ही इस सीट से कांग्रेस का भी दौर लगभग खत्म हो गया। 1990 के दशक के साथ शुरुआत हुई बीजेपी के उदय की, क्योंकि इसके बाद से ये सीट बीजेपी का गढ़ बनती चली गई और यहीं से आगाज हुआ वाराणसी में बीजेपी के उस वर्चस्व का जिसकी बात आज तक हो रही है। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वाराणसी सीट पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी के श्रीश चंद्र दीक्षित ने माकपा के राजकिशोर को 40,439 मतों से शिकस्त दी। अंतर कम था, लेकिन देखने वाली बात यह थी कि जो कांग्रेस अब तक टॉप पर रहती थी वो अब दूसरे भी नंबर नहीं बल्कि तीसरे और चौथे नंबर तक जा चुकी थी। साल 1991 के बाद 1996 में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने यहां जीत दर्ज की। ये बीजेपी की लगातार दूसरी जीत थी और पिछले चुनाव यानी कि साल 1991 में हुए चुनाव में बीजेपी को करीब 40,000 वोटों से जो जीत मिली थी उसके बाद अंतर बढ़ गया और इस बार के चुनाव में बीजेपी को लगभग 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत मिली। साल 1998 में चुनाव हुए और बीजेपी ने वाराणसी की इस सीट से जीत की हैट्रिक लगाई और बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने लगातार दूसरी बार इस सीट से संसद का सफर तय किया। ये जीत शंकर प्रसाद जायसवाल की लगातार दूसरी जीत थी, तो वहीं बीजेपी की हैट्रिक लग चुकी थी। साल 1999 में राष्ट्रपति KR नारायणन ने संसद को भंग कर दिया। अविश्वास प्रस्ताव के तुरंत बाद उन्होंने नए चुनाव करा दिए। इस कारण देश में अगले ही साल यानी कि साल 1998 के तुरंत बाद साल 1999 में दोबारा से आम चुनाव हुए। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल ने वाराणसी की इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा दी और बीजेपी की ये लगातार चौथी जीत हो गई। यह पहली बार था जब वाराणसी की लोकसभा सीट पर एक पार्टी की जीत लगातार 4-4 बार हुई हो और यहीं से वाराणसी की ये सीट बीजेपी का गढ़ बनती गई, जिसकी लहर आज तक देखी जा रही है। लेकिन साल 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने बीजेपी को अच्छी खासी टक्कर दी और इसका नतीजा रहा इस बार बीजेपी को जीत तो मिली लेकिन महज 52,000 वोट के अंतरों से। खैर, जीत तो जीत होती है, फिर चाहे बात 50,000 की हो या 50 वोटों की, लेकिन ये अंतर बताता है कि इस चुनाव तक कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी वापसी करने के लिए कितनी कोशिश की और अगले चुनाव में हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दशक में यानी कि साल 1989 से लेकर 1999 तक हुए 3 आम चुनावों ने राजनीति में काफी उथल-पुथल मचा दी और इसका बदलाव देखा भी गया। नतीजा रहा कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी की लोकसभा सीट पर 15 सालों के बाद कांग्रेस की वापसी हुई। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा ने बीजेपी के शंकर प्रसाद जायसवाल को हरा दिया और बीजेपी के लगातार बढ़ रहे जीत के रथ को रोक दिया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी की ये सीट वीवीआईपी में तब्दील हो गई। जीत के इस रथ पर झटका लगने के बाद बीजेपी ने इस साल यानी कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव के लिए
वाराणसी की इस सीट पर अपना ट्रम्प कार्ड चला और मैदान में उतारा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को। साल 2009 का यह चुनाव और भी खास हो गया क्योंकि इस सीट से इस बार बसपा ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट दे दिया और उनकी सीधी टक्कर बीजेपी से हो गई। इस सीट पर चुनावी टक्कर इतनी घमासान थी कि अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था कि बीजेपी इस सीट पर जीत पाएगी या नहीं। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने मात्र 17,211 वोटों के अंतर से इस सीट को अपने नाम कर लिया। इसके बाद आया साल 2014 का चुनाव, जिसने वाराणसी की वीवीआईपी सीट को सबसे ज्यादा गर्म कर दिया। इस सीट में बीजेपी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को वडोदरा के साथ साथ वाराणसी की इस सीट से खड़ा किया, प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी बना दिया। इसके बाद से वाराणसी की यह सीट पूरे प्रदेश के साथ ही साथ पूरे देश में सबसे खास हो गई। ये चुनाव और भी खास हो गया जब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वाराणसी की इस सीट से चुनाव लड़ने आए। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी को कुल 5,81,022 वोट मिले। वहीं दूसरे स्थान पर रहे केजरीवाल, जिन्हें कुल 2,09,238 वोट मिले। इस तरह से नरेंद्र मोदी इस सीट से इतिहास में दर्ज 3,71,784 वोटों के रिकॉर्ड से चुनाव जीतने में सफल रहे। खैर, ये रिकॉर्ड अगले साल यानी अगले चुनाव में टूट गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री यहाँ पर पधार रहे हैं आपके बीच। इस जीत के साथ ही नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी के साथ ही साथ वडोदरा की सीट से भी जीत मिली, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व करने के लिए वाराणसी को ही चुना। अब बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव की, यानी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में भी भाजपा की तरफ से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से उम्मीदवार के तौर पर उतरे। पीएम मोदी के सामने इस बार कांग्रेस के अजय राय तो वहीं सपा की शालिनी यादव थी। अब क्योंकि पीएम की फैन फॉलोइंग इस समय तक यानी कि साल 2019 के चुनाव तक अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, तो चुनाव के परिणामों में भी देखा कुछ ऐसा ही गया। नतीजे एक बार फिर से भाजपा के पक्ष में रहे और पीएम मोदी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 6,74,664 वोटों के साथ जीत दर्ज की। पीएम ने इस चुनाव में सपा की शालिनी यादव को 4,79,505 मतों के रिकॉर्ड अंतर से शिकस्त दी। पीएम का जीत का यह रिकॉर्ड वाराणसी के सीट के पिछले कई रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। तो कुछ इस तरह से बतौर वाराणसी के सांसद पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से संसद पहुंचे और 30 मई साल 2019 को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह दूसरी बार था जब बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई हो। इस बार फिर से पीएम मोदी वाराणसी की इस सीट से चुनाव लड़ने उतर रहे हैं और देखना यह होगा कि इस बार पीएम मोदी के सामने किस पार्टी के किस चेहरे को खड़ा किया जाता है और क्या पीएम मोदी इस सीट पर अपनी जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं। और अगर जीत की हैट्रिक लगती है तो इस बार जीत का रिकॉर्ड क्या होगा, क्या पुराना रिकॉर्ड टूट पाएगा? इन सभी मामलों में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।